Well, hello my 12th graders, how are you all? I hope आपकी बोर्ड्स की जो तैयारी है आपने अभी से शुरू कर दी होगी. समर वेकेशंस आने वाले हैं तो मेक श्योर यू डू नॉट वेस्ट दैट 1 month. इंस्टेड आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो. जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने अच्छे से नोट्स बना सकते हो, यू डू दैट. एंड अगर आप और भी एडवांस में कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो तो do that for sure because it's really going to help you to score well in your class 12th English board exam. अब उसके साथ साथ जो आज की वीडियो है it is about the third level. अभी इसी चैनल पे मैंने ऑलरेडी द थर्ड लेवल की जो समरी है वो पुट कर दी है. इट हैज़ बीन अपलोडेड, तो यू कैन सी दैट वीडियो फर्स्ट और उसके बाद आप ये वीडियो देखना. तो इन केस आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को सीधा मत देखना. सबसे पहले समरी देखना इस चैप्टर की कि एग्जैक्टली चैप्टर में हुआ क्या है, क्या स्टोरी है चैप्टर की, कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या क्या है. तो ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन कवर्ड इन दैट चैप्टर इंक्लूडिंग द थीम्स ऑफ द चैप्टर एज वेल. आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. ये जो चैप्टर है द थर्ड लेवल क्लास 12th इंग्लिश CBSE का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा पजलिंग चैप्टर भी है बिकॉज इसकी स्टोरी जो है ऑथर ने एक ओपन एंडेड तरीके से छोड़ी है. एक डेफिनेट एंड नहीं है जिसमें आप सर्टेनली ये बोल सको कि हाँ इसका ये मतलब है, राइट. तो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड अ वेरी पजलिंग स्टोरी. तो इसके बाद जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके जो आंसर्स है किस तरीके से लिखने हैं. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो यूजुअली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं. मैंने आपके बोर्ड एग्जाम्स में से ही इन क्वेश्चंस को उठाया है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरीके से उनको आंसर करना है. तो सबसे पहले द नेम ऑफ द चैप्टर अगेन इज द थर्ड लेवल व्हिच इज रिटन बाय जैक फिनी हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले एक स्टोरी का माइंड मैप जो है मैंने बनाया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो जो ये स्टोरी है इट इज अबाउट अ मैन नेम्ड चार्ली. चार्ली नाम का एक आदमी है जिसके बारे में ये स्टोरी है. एंड ही इज़ वेरी स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफ. तो दिस इज़ द टाइम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जो दोनों वर्ल्ड वॉर हो चुके थे उसके बाद का ये टाइम है. एंड इन दैट टाइम पीपल वर वेरी डिसइल्यूजन्ड और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे. दे वर वेरी उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था. दे फियर्ड, दे वर स्ट्रेस्ड एंड दे फेल्ट अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ द मॉडर्न लाइफ. उनका जो स्ट्रेस था मॉडर्न लाइफ का इट ऑलवेज ओवर पार्ट देम. तो इस स्टोरी में भी हमको यही देखने को मिलता है दैट हाउ चार्ली ही फील्स दैट फियर, ही फील्स दैट स्ट्रेस, ही फील्स दैट एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ द मॉडर्न लाइफ. तो प्रेजेंट लाइफ में जो चार्ली है ही फियर्स वॉर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ही ऑलवेज होप्स, वो बहुत ज़्यादा ऐसे विश करता है कि काश मैं यहाँ से जा पाता, काश पास्ट में मैं जा पाता जब लाइफ इतनी पीसफुल थी, जब वर्ल्ड वॉर्स नहीं हुए थे, जब लोग आपस में फाइट नहीं करते थे, वॉर्स नहीं होते थे. तो ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू दैट टाइम. तो अब उसके लिए क्या होता है, एक दिन वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे होता है इन न्यूयॉर्क. तो उसमें उसको एक थर्ड लेवल मिलता है एंड विद दैट third level, with the help of that third level, he is able to time travel somehow and he goes back to the year 1894. और ही इज़ वेरी सरप्राइज. ऑफकोर्स आप सोचो अगर ये चीज़ एग्जैक्टली आपके साथ होती तो वुड यू बिलीव योर आईज कि आपको क्या दिख रहा है. ऑल द थिंग्स दैट ही सीज ऑन दैट रेलवे स्टेशन, उसको सब देख के ही इज़ वेरी सरप्राइज एंड शॉक्ड एंड अम्यूज एट द सेम टाइम कि ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है. हाउ कम आई हैव ट्रैवल्ड टाइम, हाउ इज़ दैट पॉसिबल. बट इन द एंड व्हेन ही लीव्स दैट प्लेस, तो उसकी जो वाइफ है उसको लगता है कि ही इज़ डिसइल्यूजन्ड, कि ये पागल हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है. ही हैज़ गॉन अवे फ्रॉम हिज रियल लाइफ. तो उसके लिए वो क्या करती है, उसको एक अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के पास भेजते हैं विच इज़ सैम. सब लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज़ जस्ट अ वेकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट. उसकी वजह से क्या होता है, he stops looking for that third level and he realizes कि हाँ हो सकता है it is just something that I made up, कोई एक imaginary world होगा जो मैंने ही create किया है just to escape from the stress of the modern life. But in the end उसको एक proof मिलता है जिसमें Sam, that same psychiatrist who said कि you are disillusioned, you are seeking refuge from the stress of the modern life, इसीलिए you have created this imaginary world. He gets a letter from that same psychiatrist friend Sam, and Sam has successfully reached the
1894 वो उस थर्ड लेवल को पे पहुंच जाता है, उसको ढूंढ पाता है, एंड ही गोज बैक टू द ईयर 1894 एंड ही स्टार्ट्स लिविंग वेरी पीसफुली देयर. So that is the story in short, but in the end again it is very open ended. बहुत बार क्या होता है कि ऐसे questions आते हैं जिसमें बच्चों से पूछा जाता है कि did Sam actually travel to 1894, या फिर वो भी ऐसे he was seeking refuge from his own stressful life. So कुछ भी हो सकता है, शायद Sam ने भी he also made this imaginary world in his head, or it could be real as well. So that is a question that the writer leaves to the readers, leaves to his audience to understand कि exactly हुआ क्या है story में. Now let's quickly look at the questions from this chapter. The first question is, what is the significance of stamp collecting as a temporary refuge in the story? तो चार्ली जो है, he has a habit of collecting stamps. तो इस हैबिट को जो उसकी वाइफ है और उसका जो फ्रेंड है, सैम साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, वो बोलते हैं कि ये जो है ना, द रीज़न दैट यू आर collecting the stamp is because you are seeking refuge. तुम भागना चाहते हो मॉडर्न लाइफ जो है, अभी जो तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ है, और इसीलिए तुम स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो, दी ओल्ड स्टैम्प्स, बिकॉज इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ रेफ्यूज कि आप एस्केप कर पा रहे हो अपनी मॉडर्न रियलिटी से. दैट इज व्हाट दे से. और तो आप इसका आंसर जो लिखोगे वो इस तरीके से ही स्टार्ट करोगे कि चार्लीज फ्रेंड्स एंड हिज साइकाइट्रिस्ट view his stamp collecting as a subconscious symptom of his desire to escape modern reality. अब वो अपनी modern reality से जो escape करना चाहता है, उसकी वजह से वो अपने ये जो है stamps को collect करना शुरू करता है. But in his defense, चार्ल्स क्या सोचता है, चार्ल्स का क्या point of view है, वो बोलता है कि मेरे जो grandfather हैं, who lived in a very peaceful era, which is 1894, he was in the habit of collecting that stamp. तो अब उनकी लाइफ में तो शायद कुछ इतना स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन वो भी जो है स्टैम्प कलेक्ट करते ही थे. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि जब मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, इट हेल्प्स मी टू कनेक्ट विद माई पास्ट, जहाँ पे लाइफ जो थी वो बहुत पीसफुल थी, कुछ स्ट्रेस नहीं था, कुछ वॉर्स नहीं थे. और इन द एंड ही ऑल्सो पॉइंट्स आउट कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है, ही ऑल्सो कलेक्टेड स्टैम्प्स, proving that it is a universal coping mechanism and not just a delusion. वो deluded नहीं है कि वो stamps collect कर रहा है and he wants to go back to the time, इसीलिए वो stamp collect कर रहा है and he is seeking refuge. Instead, it is a universal coping mechanism कि जब भी लोग बहुत ज़्यादा stressed feel करते हैं, when they feel like escaping the reality, it is kind of a coping mechanism for them. तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें include कर सकते हो in writing the answer. कि जो चार्ल्स है, he sees these stamp collecting a hobby as a bridge between past and present. It is a bridge between past and present, and that is how Charlie views this hobby of stamp collecting. तो इस तरीके से you can include all of this in your answer. ये question बहुत बार पूछा गया है, तो make sure you take a screenshot of this at least. Now the next question is, why does Charlie say Grand Central is growing like a ट्री? अब ये एक फ्रेज है जो इस स्टोरी में यूज किया गया है इन द बिगनिंग ऑफ इट. तो जो चार्ली है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हमेशा जाता रहता है, एंड ही इज अ वेरी क्यूरियस पर्सन. तो बहुत बार इधर उधर देखता रहता था, कुछ कुछ नए पाथवेज ढूंढता रहता था. तो बहुत बार क्या होता था कि कुछ जो हिडन पाथवेज थे, कुछ टनल्स थे, दे वुड समटाइम लीव हिम टू सेंट्रल पार्क. कभी कभी वो उसको सेंट्रल पार्क तक पहुंचा देते थे या किसी ऑफिस की बिल्डिंग में ले जाते थे. तो दैट इज वाई ही सेड कि जो ग्रैंड सेंट्रल है इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि उसके जो टनल्स है इट कीप्स ग्रोइंग. That is why he says that Grand Central is growing like a tree. तो अभी क्या होता है कि जैसे like roots pushing through soil, the station continuously pushes out confusing endless new corridors and staircases. तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक पेड़ के जो रूट्स होते हैं ना सॉइल में ऐसे जाते रहते हैं, राइट, ऐसे ही जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो भी क्या कर रहा है, जस्ट लाइक द रूट्स ऑफ अ ट्री, द स्टेशन इज ऑल्सो पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए स्टेयरकेसेस बनाते हैं, नए नए पाथवेज बनाता रहता है, राइट. तो दैट इज व्हाट ही रेफर्स to when he is saying that it grows like a tree. Now the next is, it is kind of a labyrinth. Labyrinth क्या होता है, basically a maze.
तो फिर आप बोल सकते हो दैट इट represent a massive maze where it is incredibly easy for a commuter to get physically and mentally lost. कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो इतना बड़ा है, इतना confusing है, इतने ज़्यादा pathways हैं, इतने ज़्यादा corridors हैं, इतने ज़्यादा tunnels हैं, right? So it is very easy for people to get lost, not just physically but mentally also. And then now, last is metaphorically. For years, Grand Central has been an exit, a way of escape for people navigating the subterranean depths of the city and their own mind. तो वो क्या बोलता है कि जो Grand Central Station है ना, it itself acts as an exit for people. कि वो इधर से exit करके they are escaping their life, they are escaping their minds. कि ये जो है ग्रैंड सेंट्रल ये एक नॉर्मल एग्जिट नहीं है, इट इज़ अ मेटाफोरिकल एग्जिट ऑल्सो, जहाँ से इट इज़ अ वे ऑफ एस्केप फॉर पीपल जो अपनी लाइफ को नेविगेट कर रहे हैं, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड विद द सिटी लाइफ, विद द मेडिटेरेनियन सबटेरेनियन लाइफ, तो दे आर वेरी confused about their life, stressed है, anxiety है, fear है of the modern life. तो ये जो है एक सिर्फ normal exit नहीं है railway station का, it is a metaphorical exit from the realities of their modern life, right? So that is what it means. Now moving on, the next question here is, what is a first day cover and what is its mystery in the story? अब जो first day cover है इसका एक बहुत important काम है स्टोरी में, it's very important for the climax of the story. स्टोरी के क्लाइमैक्स के लिए बहुत ज़्यादा important है. तो सबसे पहले कि जो फर्स्ट डे कवर है वो एग्जैक्टली होता क्या है, इट इज़ एन envelope which is mailed to oneself. जैसे अगर मेरी आदत है स्टैम्प कलेक्ट करने की और कोई नया स्टैम्प आया है तो what I'll do is I will mail that stamp to myself, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, it's just a blank page. तो an envelope mailed to oneself by a collector, by a stamp collector. On the very first day a new stamp is issued. किसी भी पहली बार जब भी कोई स्टैम्प इशू होती है और जो लोग हैं जिनकी हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करना, वो उसको अपने आप को ही मेल भेज देते हैं, राइट? और उस पर क्या होता है, जब वो खुद को भेजते हैं, राइट, दैट स्टैम्प एंड दे मेल इट टू देमसेल्व्स, उस पर एक डेट ऑफ इशू भी लिखी होती है, तो दैट इज वाई दे मेल इट टू देमसेल्व्स. द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट कि हाँ भाई ये इसी दिन रिलीज हुआ था और उसी दिन वो उनके पास था भी वो स्टैम्प. तो इट टिपिकली कंटेन्स ओनली ब्लैंक पेपर इनसाइड. अब मिस्ट्री क्या है इस स्टैम्प फर्स्ट डे कवर की, कि जो चार्ली है ही फाइंड्स अ कवर एड्रेस्ड टू हिज ग्रैंडफादर इन 1894. अब बिकॉज उसके ग्रैंडफादर जो है उनकी भी आदत थी, ही ऑल्सो हैड दिस हैबिट, दिस हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स. तो वो देखता है एक स्टैम्प जो एड्रेस थी उसके ग्रैंडफादर को, एंड व्हेन ही ओपन्स दैट ही सीज कि दैट पेज इज नॉट ब्लैंक, एक वाइट ब्लैंक पेज नहीं है, बट इंस्टेड समथिंग इज रिटन, एंड दैट वाज अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, एंड ही हैड ट्रैवल्ड बैक टू द टाइम ऑफ द ईयर 1894. तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्टोरी में, दैट इट कंटेन्स अ लेटर फ्रॉम हिज मॉडर्न डे फ्रेंड सैम. इट सर्व्स एज द फिजिकल प्रूफ that blurs the boundary between Charlie's imagination and reality. क्योंकि जो सैम है उसका मॉडर्न डे फ्रेंड था, राइट, एंड ही वॉज एबल टू गो टू द ईयर 1894, और उसने वो जो लेटर भी भेज रखा था उसके ग्रैंडफादर को, उस पर जो स्टैम्प थी वो भी 1894 की थी. तो वो क्या हो गया, एक प्रूफ हो गया कि हाँ ही हैज़ एक्चुअली टाइम ट्रैवल्ड, ही हैज़ एक्चुअली गोन टू दैट पर्टिकुलर ईयर. तो जो वो एक प्रूफ है वो लाइन ब्लर कर देता है किसके बीच में, जो चार्ली की इमेजिनेशन है उसके बीच में, और जो रियलिटी है उसके बीच की जो लाइन है वो कंप्लीटली ब्लर कर देता है वो फर्स्ट डे कवर वाला जो प्रूफ है, एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से. अब लास्ट जो क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसका आंसर आपको नहीं देने वाली हूँ, यू हैव टू थिंक अबाउट इट योरसेल्फ. Did the third level actually exist in the physical architecture of Grand Central, or is the human mind simply that powerful when it desperately needs a place to hide? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो ग्रैंड सेंट्रल था उसमें क्या थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, क्या एक एक्चुअली एक फिजिकल आर्किटेक्चर था थर्ड लेवल का, या फिर जो ह्यूमन माइंड है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब उसको कहीं से एस्केप सी करना होता है कि इट कैन इवन क्रिएट अ डिफरेंट वर्ल्ड,
a different place for itself to hide, right? So this is the question. अभी आपका जो answer है इस question को लेके, you can comment down below and I'll read it and I'll pin the comments which I feel like are the best answers to this question. And I hope you found this video useful. आपको समझ में आ गया होगा कि इस chapter से कितने घुमा फिरा के questions आते हैं, बहुत straight forward questions नहीं है और ना ही आप इन questions के answers को बहुत straight forwardly लिख सकते हो in the exam, right? तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इस chapter के questions के answer लिखने हैं. तो please make sure you do that and I hope you found this video really helpful. If you did found it helpful, please make sure to like the video, subscribe to the channel and I'll see you in the next video. This is Keerti, your English educator from Planet Spark. Until the next video, keep learning and keep growing, my dear students.